गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है रशियन क्रूड ऑयल। तो आपको पता है इंडिया जो है और रशिया जो है वो आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं कि कैसे जो है वो डिस्काउंटेड रेट्स पर रशियन क्रूड ऑयल इंडिया को उपलब्ध कराया जा सकता है। तो हमारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो ऑलरेडी 2 मिलियन बैरल्स ऑफ जो है रशियन क्रूड ऑयल वो ले चुके हैं। ठीक है। तो रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आता है? रशिया यूराल से। यूराल आपको पता है माउंटेन्स हैं, वहाँ से रशिया का क्रूड ऑयल जो है वो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का क्रूड ऑयल जो है वो मिलता है। तो 2 मिलियन बैरल्स इंडिया जो है वो ऑलरेडी आईओसी और एचपीसीएल के थ्रू खरीद चुका है और हमको ऑलमोस्ट 20 से $25 पर बैरल का डिस्काउंट दिया गया है रशिया द्वारा। ठीक है। तो यूराल क्रूड पे हमको जो है 20 से $25 का जो है वो डिस्काउंट मिला, तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक सौदा कह सकते हो आप था। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रही है कि हमारा जो और भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, जैसे मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इन्होंने भी कहा है कि वो भी अब $1 मिलियन जो है 1 मिलियन बैरल्स जो है वो यही यूराल क्रूड जो है वो इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब हम कैसे कर रहे हैं, हम इसको क्या क्या प्रोसीजर क्या है इसका। तो अब होता क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड डायरेक्टली रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहे हैं। तो हम उन कंपनीज से खरीद रहे हैं, उन सप्लायर्स, जैसे कि यूरोपियन एक एनर्जी ट्रेडर है विटॉल नाम का। ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि रशिया का क्रूड ऑयल बहुत सारा खरीद कर कम रेट पर अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है। तो हम डायरेक्टली विटॉल से खरीद रहे हैं। तो विटॉल के थ्रू जो है हम इसको परचेज कर रहे हैं। तो हम डायरेक्टली एक तरह से रशिया के साथ हम जो है वो परचेज नहीं कर रहे हैं। रशिया ऑफकोर्स रशिया की कंकरेंस के साथ ही हम विटॉल से ये परचेज कर रहे हैं और हमको 20 से $25 पर बैरल का जो है इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड $1 मिलियन का 1 मिलियन बैरल्स का और क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करेगा, हमको उतना ही डिस्काउंट और दोबारा मिलेगा। तो जब वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशियन ऑयल और गैस के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तो एक हमारे लिए एक चांदी की स्थिति आ गई है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई है हमारी जैसे इंडियन जैसी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि रशिया ने बाकी कंट्रीज़ को स्पेशल डिस्काउंट पे ऑयल ऑफर कर दिया है। ठीक है। तो हम मोस्टली जो है ट्रेडर्स के थ्रू जो है डील कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इन्वेंट्रीज भर के रखी हुई हैं और वो हमको सप्लाई कर रहे हैं डिस्काउंट पर। ठीक है। तो हमारा फ़ायदा हो रहा है इससे। सो हम देखते हैं कि यूराल जो क्रूड ऑयल है उसमें यूराल माउंटेन्स कहाँ पर पड़ते हैं। तो आपको पता है रशिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में भी पड़ती है और यूरोप में भी पड़ती है। तो ये आपका ये रहा यूराल माउंटेन। ठीक है। दिख रहा है आपको ना, यूराल माउंटेन ये है। और इसके जो आपके जो है वेस्टर्न साइड है, वो आप कह सकते हो कि रशिया का यूरोप वाला रीजन है। ठीक है। यूरोपियन प्लेन है। और जो यूराल माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड है वो सारा एशिया में पड़ता है। तो रशिया को क्योंकि यूरोप और एशिया में जो डिवीजन है वो यूराल माउंटेन ही करके देता है। ठीक है। तो यूराल माउंटेन का जो रीजन है यहाँ पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहीं का क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया को अब सप्लाई हो रहा है। ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। यूराल माउंटेन्स जो है वो नॉर्थ से साउथ वेस्ट जो है वो आपके वेस्टर्न रशिया में नॉर्थ से साउथ जो है वो आपके पड़ते हैं यूराल माउंटेन्स। और ये कैसे बने हैं? लॉरेशिया जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट, जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ ली उन्हें तो पता होगा ना। तो सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया जब एक वीक कॉन्टिनेंट कजाकिस्तानिया से टकराया था, तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन सीसी आपको पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, है ना। तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कोलिजन की वजह से जो है ये यूराल माउंटेन्स बने हैं। ठीक है। तो अब ये यूरोप और एशिया की एक तरह से आप कह सकते हो बाउंड्री है रशिया के कंटेक्स्ट में खासकर। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छे मिनरल्स जो है वो देखने को मिलते हैं और रशिया यहाँ से बहुत मिनरल्स एक्सप्लोर करता आया है शुरू से। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो अभी यूक्रेन के ने जो है आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मूव हो गया था रशिया के खिलाफ। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने रशियन फेडरेशन के खिलाफ एक कह सकते हो प्रोविजनल जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रशियन फेडरेशन को सारी मिलिट्री एक्टिविटीज़ जो है यूक्रेन में इमीडिएटली बंद करनी चाहिए। ठीक है। तो क्या आईसीजे ऐसा कह सकता है? क्या आईसीजे के पास ज्यूरिसडिक्शन है? तो जो स्टैट्यूट है आईसीजे का वो कहता है कि यूएन चार्टर के अंदर जो भी अगर प्रोविजंस हैं या कन्वेंशंस हैं या कोई भी ट्रीटीज़ हैं इंटरनेशनल, उनके मैटर उन सबको हैंडल करने का जो है ज्यूरिसडिक्शन वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास है। तो इवन जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 का, उसको रशिया और यूक्रेन दोनों उसकी पार्टीज़ हैं। तो जेनोसाइड कन्वेंशन का भी निपटारा जो है वो आईसीजे के थ्रू ही होता है। तो ठीक है। तो अब आईसीजे जो है
वो इतना एम्पावर्ड है कि वो प्रोविजनल मेजर्स जो है वो इंडिकेट कर सकता है। और अगर कोई भी डिस्प्यूट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के बीच में है, उसको भी आईसीजे के द्वारा ही रिजॉल्व किया जाता है। तो क्या इसकी जो ये प्रोविजनल जो जजमेंट्स हैं आईसीजे की, ये बाइंडिंग होगी भी रशिया के ऊपर या नहीं होंगी? ठीक है, तो एक केस था लैग्रैंड केस 2001 का, जर्मनी और यूएस के बीच में। उसमें आईसीजे ने बोला था कि हमारी जो प्रोविजनल मेजर्स हैं ये बाइंडिंग इन कैरेक्टर है मेंबर स्टेट्स के ऊपर, इससे इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं जो मेंबर स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, फिर तेहरान हॉस्टेज केस जो आया 1980 का, उसमें उन्होंने बोला कि अगर कोई पार्टी हमारे पास नहीं आती है, समझ लो रशिया और यूक्रेन में, रशिया जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करने गया उस केस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोविजनल जो जजमेंट जो देंगे या प्रोविजनल मेजर्स जो आईसीजे देगा वो रशिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। आप आओ या ना आओ, आईसीजे ने अगर जजमेंट दे दिया है तो आपको उसको मानना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है आपकी। ठीक है, लेकिन आईसीजे जो है उनके पास कोई ऐसी आम नहीं है, वो कैसे इन्फोर्स कराएंगे ये सब डिसीजंस को? तो इसीलिए जो है इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर कोई कंप्लाई ना करे तो उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो मुद्दा जाता है कि आईसीजे के कहने के बाद भी वो कंट्री जो है वो इसको जो है वो अप्रूव नहीं कर रही है, वो इस प्रोविजनल मेजर्स को जो है वो अपहोल्ड नहीं कर रही है, तो उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ रेजोल्यूशन पास करेगा या सैंक्शंस लगाएगा। लेकिन अब क्या है कि रशिया जो है वहाँ पर यूएनएससी में उसके पास वीटो पावर है, तो रशिया उसमें ऑफ कोर्स वीटो कर देगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है वो आर्टिकल 14 ऑफ यूएन चार्टर के अंडर जो है वो कुछ जो है मेजर्स को रिकमेंड कर सकती है, क्योंकि आपको पता है यूएनएससी में तो मामला ठप हो गया रशिया के वीटो से, ऑफ कोर्स जब भी ये होगा तो यूएन जनरल असेंबली के पास ही मुद्दा जा सकता है, और वो फिर कुछ पीसफुल एडजस्टमेंट ऑफ दिस सिचुएशन के लिए कुछ मेजर्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा दोबारा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, अप्रैल 1946 में इसको बनाया गया था। तो पहले यूएन से पहले जो उसकी पुरानी बॉडी होती थी लीग ऑफ नेशंस, उसमें एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था, उसी की सक्सेसर बॉडी आईसीजे है। ठीक है, सो पहला केस यूके लेके गया था अल्बेनिया के अगेंस्ट। कुछ इंसिडेंट्स हो रहे थे कोरफू चैनल में, तो अब आपको याद रखने की जरूरत तो नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि पहला केस, अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि पहला केस यूके जो है वो अल्बेनिया के अगेंस्ट लेके गया था आईसीजे में 1947 में। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैमिकाज ड्रोन्स। तो यूएस जो है वो यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस दे रहा है, तो उसमें उन्होंने भी कैमिकाज ड्रोन्स दिए हैं। तो कैमिकाज ड्रोन्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जनरली अगर कभी अटैक करना हो किसी कंट्री को, तो ड्रोन्स का काम क्या होता है कि वो वहाँ पर जो है ये मिसाइल्स या फिर जो है आपके वॉरहेड्स, उनको वहाँ पर फेंक कर आ जाता है, वहाँ पर अटैक करके आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई ड्रोन ही खुद ही जो है वो ब्लास्ट हो जाए जाके? तो जो खुद ही जाकर वहाँ पर अटैक कर देते हैं वो, उनको हम कहते हैं कैमिकाज ड्रोन्स। ठीक है, तो ये सुसाइड ड्रोन्स भी इनको कहा जाता है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं, इसके ऊपर जो है वेपन्स बांध दिए जाते हैं, और या फिर जो है एक्सप्लोजिव बांध दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं इसके साथ, और ये उस जगह पर डायरेक्टली जाके गिर जाता है, या फिर डायरेक्टली जाके अटैक कर देता है जहाँ पर आपको अटैक करना है, जैसे ग्रुप ट्रूप्स के ऊपर अटैक करना है, टैंक को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है तो। ठीक है, इसको हम स्विच ब्लेड ड्रोन्स भी कहते हैं, कैमिकाज ड्रोन्स को। तो इनके पास इतनी इनकी कैपेबिलिटी होती है कि जो ट्रेडिशनल डिफेंस है, जो आपका ट्रेडिशनल एयर डिफेंस है, उनको ये फ्लाई पास्ट कर जाता है। ठीक है, ये रडार में भी नहीं आता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इसको रडार में आना, इसका रडार में आना। और इसको आप जो है वो ह्यूमन इसको ऐसा भी प्रोग्राम कर सकते हो कि इसमें फेशियल रिकॉग्निशन आपने फीड कर दिया कि इस पर्सन को अटैक करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली बिना आपके जो है चलाए हुए अपने आप उसको लोकेट करके टारगेट कर देगा। ठीक है, 5.5 पाउंड्स का होता है सिर्फ, और 7 माइल्स तक ये जो है टारगेट को हिट करने जा सकता है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ यूएस के पास है? अब ये कैमिकाज तो एक कंपनी है ना, उन्होंने बनाए हैं, लेकिन ऐसे सेम ड्रोन्स जो अटैक करने वाले हैं रशिया के पास भी है, चाइना के पास, इसराइल, ईरान, टर्की, इन सब के पास कुछ ना कुछ वर्जन ऑफ ये वाले कैमिकाज ड्रोन्स की तरह के वर्जन जो है ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है, वो इसको यूज़ भी कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, पॉश एक्ट जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, तो केरला हाई कोर्ट ने वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को बोला कि आपको एक जॉइंट कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन के केसेस को देखेगी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि हमारे जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है उसके अंदर ही इसके प्रोविजंस हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। और
आपको ये जो है कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं, पॉश एक्ट के बारे में। पॉश एक्ट जो है 2013 में पास हुआ था। तो ये सेक्सुअल हरासमेंट को भी डिफाइन करता है, और जो विशाखा गाइडलाइंस 1997 में आई थी उन सब की रूपरेखा इसी एक्ट के अंदर बनाई गई है, ठीक है। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जजमेंट दी थी, कुछ विमेन राइट ग्रुप ने कुछ केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में, उनमें से एक थी विशाखा। तो उन्होंने क्या केस डाला था कि एक भंवरी देवी का गैंगरेप हुआ था राजस्थान में, क्योंकि उसने 1 ईयर ओल्ड गर्ल की जो है वो चाइल्ड मैरिज को होने से रोका था। तो उसको लोगों ने वहाँ पर जो है गैंगरेप जो है वो एक तरह से एक्ट ऑफ रिवेंज में गैंगरेप हुआ था 1992 में। तो ये केस में विशाखा भी एक वो जो है उन वुमेन राइट्स ग्रुप में जो है विशाखा भी एक इंडिविजुअल थी, तो उसके नाम पर ही गाइडलाइंस निकाल दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस निकाली, और उन्होंने कहा कि ये लीगली बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं। इसमें सेक्सुअल हरासमेंट को भी डिफाइन किया गया और बोला गया कि आपको प्रोहिबिशन पे भी ध्यान देना है, प्रिवेंशन पे भी ध्यान देना है, और रिड्रेसल भी करना है। ये गवर्नमेंट को विशाखा गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और कहा कि आपको एक कंप्लेंट्स कमेटी भी बनानी है, ठीक है। तो इसके बाद 2013 का एक्ट में सारे प्रोविजंस जो विशाखा गाइडलाइंस के थे उनको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो इन प्रोविजंस में क्या कहा गया, इनमें कहा गया कि हर एम्प्लॉयर को एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बना रही है अपने ऑफिस में, जिसमें या तो किसी ब्रांच में जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। सो उसके बाद जो है विमेन जो वहाँ पर काम कर रही हैं ऑफिस में, उनके राइट्स के अलावा जो अगर कोई वर्क प्लेस पे विजिट करती हैं, समझ लो कि आपकी जो हाउस हेल्प होती हैं या ऑफिस हेल्प होती हैं, वो अगर विजिट करती हैं, उनके भी राइट्स को भी इसके अंदर प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है। तो फिर ये डेफिनेशन भी दी गई सेक्सुअल हरासमेंट की, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल फेवर्स अगर कोई मांग रहा है, रिमार्क्स कर रहा है, कोई पोर्नोग्राफी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारे जो हैं ये सेक्सुअल हरासमेंट की ही डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो अभी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है वो जो है वो अप्रोच किया है और बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में दिल्ली में, ठीक है। तो उन्होंने एक पटिशन में क्या बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करने ही लगे थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, उससे पहले बस कुछ घंटों पहले ही जो है वो इलेक्शन जो है वो जो है नहीं अनाउंस किए गए, क्योंकि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर आप कह सकते हो थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के थ्रू एक कम्युनिकेशन भेजा गया, और वो जो है वो इलेक्शन को जो है वो नहीं कंडक्ट करवाया गया, क्योंकि ये कहा गया कि अब हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन तीनों म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि हम तीनों को मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी ने बोला है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे कि आप इलेक्शंस कराओ जो आपने अप्रैल में करवाने थे, ठीक है। तो ये भी मुद्दा पॉलिटिकली मुद्दा है, हमको इसमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, उसकी क्या पावर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो स्टेट में वो कराने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 243(k)(1) कहता है कि पंचायत के इलेक्शंस कराएगा जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो उसकी टेन्योर अपॉइंटमेंट भी दी गई है आर्टिकल 243(k)(2) में, ठीक है। उसमें कहा गया कि उसकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसकी टेन्योर और अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेगा? जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक लॉ बनाकर टेन्योर और अपॉइंटमेंट डिसाइड करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर स्टेट अपने हिसाब से लॉ बनाती है और अपने हिसाब से टेन्योर और अपॉइंटमेंट जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की रखी जाती है। तो यही सबसे बड़ी गड़बड़ी आ गई ना, कोई स्टेट का कोई लॉ कोई और रूल है, हर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। इसीलिए कई स्टेट्स में स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत पावरफुल है, कईयों में नहीं है, ठीक है। तो अब जो है लेकिन ये आर्टिकल 243(k)(2) ये भी कहता है कि अगर उनको रिमूव करना है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, तो आपको उसी तरह से रिमूव करना होगा जैसे एक हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट कर रही है गवर्नर के थ्रू, तो अपॉइंटमेंट में जो है उनकी ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, लैक ऑफ सेफ गार्ड, वैसे तो उनको जज की तरह ही निकाला जा सकता है, बट फिर भी आपने देखा होगा कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिसमें प्रेशर के थ्रू जो है उनको खुद रिज़ाइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है, ठीक है। फिर दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया कि हर स्टेट जो है अपने लॉ के हिसाब से उनकी टेन्योर और अपॉइंटमेंट डिसाइड करती है, तो हर स्टेट में अलग 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 तरह से जो है वो पावर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किशन सिंह तोमर और वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ अहमदाबाद केस में कहा कि स्टेट्स को ये ऑर्डर दिया, कहा कि आपको ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को फॉलो करना है जैसे आप इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स को फॉलो करते हो असेंबली और पार्लियामेंट पोल्स के टाइम पर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऑटोनॉमी के लिए और पावर एम्पावर करने के लिए जो है वो स्टेट्स को बोला सुप्रीम कोर्ट ने।
ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। तो अभी आपको पता है कि श्रीलंका जो है अपने वर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा है, तो इंडिया ने जो उनको है $1 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी दोबारा दे दी है। तो अभी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और इंडिया ऑलरेडी हम उनको $1.4 बिलियन का सपोर्ट ऑलरेडी दे चुका है, जिसमें $400 मिलियन करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है आरबीआई द्वारा, और एक $500 मिलियन का या $0.5 बिलियन का लोन था जो उन्होंने हमें वापस देना था, हमने उसको टाइम बढ़ा दिया, डेफर कर दिया है। ठीक है। फिर एक ऐसा ही $500 का लाइन ऑफ क्रेडिट हम ऑलरेडी उनको दे चुके हैं, ताकि वो एटलीस्ट अपने फ्यूल को इम्पोर्ट कर सकें। ठीक है। तो अब ये करेंसी स्वैप क्या होता है, हमको ये भी पता होना चाहिए। तो करेंसी स्वैप में क्या होता है कि इंडिया उनको लोन देगा डॉलर्स में श्रीलंका को, लेकिन जब उनको रीपे करना है अपना डेट, तो वो हमको श्रीलंकन रुपीज़ में डेट रीपे कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे होगा क्या कि श्रीलंका अगर वैसे मार्केट में जाएगा और डॉलर्स का लोन लेने, तो उसको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन जब वो इंडिया से से ये लोन ले रहा है, तो वो एक सॉफ्ट लोन ले रहा है, और इंडिया उसको ये भी अलाउ करेगा कि आप हमको जब रीपे करोगे तो श्रीलंकन रुपीज़ में रीपे कर देना, हमें डॉलर में पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो जब उनके पास डॉलर आ जाएंगे, तो अपनी जो वो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि आपको ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल वगैरह वो इंपोर्ट करते हैं, वो इस डॉलर से क्रूड ऑयल वगैरह इंपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Russian crude oil. Okay, so the first, India has recently decided that it will further import crude oil from Russia. So Indian Oil Corporation and HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited, have already imported about 2 million barrels of crude oil from its European energy trade partner, that is Vitol. So we're not directly importing from Russian companies, but we are trading with a European company, Vitol, which has itself procured Russian crude oil, that is the Ural crude oil, from basically Russia. Okay, so Russia has offered us a $20 to $25 discount per barrel on the import of crude oil. So now even Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited has decided that they will float a tender of 1 million barrels of oil, and probably this tender will also go to Vitol, and they will start supplying us oil at $20 to $25 per barrel. So what this Vitol has done, Vitol is a European company, so what it has done, when the crude oil was very low, it has stored a huge amount of crude oil with itself by procuring it from Ural crude, that is the Russian crude oil. And now, because it is difficult to deal with the Russian oil companies, so what Russia has instead said, that let's do one thing, we will supply you crude oil on behalf Vitol will supply you oil on behalf of us, and this, because European company Vitol is not under sanctions, so we are taking oil directly from Vitol, and Russia has asked them to give us a discount of $20 to $25 per barrel, and instead Russia will settle that amount with Vitol later. Okay, we do not have to go into that also. So Western sanctions have forced many countries to avoid Russian oil and gas, but it has also created opportunities for countries like India, because we are getting special discounts from Russian crude oil. Okay, so mostly we are importing this crude oil from traders, and this is the Ural crude oil, which is very fine in quality. So we have to see what is this Ural. So Urals are the mountain ranges which separates Russia into Europe and Asia. So the western part of this the western part of Russia is the European part, and the western part of Ural Mountains is European Russia, and the eastern part of Ural Mountains is Asiatic Russia. Okay, so you know that Russia is a transcontinental country. It is present in both Europe and Europe and Asia. So the west part of Ural Mountains is Europe, and the east part is Asia. Okay, so Ural Mountains are basically very rich in mineral resources, so that's why we are also procuring the crude oil from this area, and it runs approximately north to south through western Russia, and it was formed due to continent-continent collision of supercontinent Laurasia with the weak continent of Kazakhstan. Okay, so now let us the next topic, which is International Court of Justice. So recently the International Court of Justice has issued an order against the Russian Federation, and it has asked it to immediately suspend all military operations in Ukraine. So can
ICJ do it. So the statute of ICJ provides that ICJ will have jurisdiction in all matters which are related to the UN Charter or any other international treaty or conventions which are in force. So even the Genocide Convention, to which both Russia and Ukraine are parties, and even to settle the disputes of Genocide Convention, ICJ has been empowered. Okay, so that's why they have given a judgment, a provisional judgment rather. So it has asked the Russian Federation to stop all its offensive in Ukraine. So the Statute of International Court of Justice also says that Article 41 of this ICJ also empowers it to issue provisional measures before deciding a case. Okay, so before even the case starts, it can issue provisional judgments that first you stop the war in Ukraine, then we will decide the dispute in between you two parties. Okay, so are these judgments binding on the parties? So in Lagrand case of between Germany and US in 2001, ICJ made it clear that the provisional measures which it issues, they are binding in character and it creates international legal obligations. So there was another case in Tehran hostages case of 1980. The ICJ made it clear that even if you do not appear in the court proceedings, even then the ICJ can take up the case on its own, that is suo motu, and it can even if you do not appear into the case, even then the ICJ can issue provisional measures. Like Russia has not appeared into this case against Ukraine, even then ICJ is empowered to issue the provisional measures. Okay, so ICJ decisions are binding, or these provisional measures are binding, but if some country does not complies with these provisional measures, then what happens? The case goes to United Nations Security Council, but Russia is enjoying a veto power in that UNSC. So after that, the next step goes to UN General Assembly. So UN General Assembly, according to the Article 14 of the UN Charter, can take up the case if there is an impasse in Security Council. Then the UN General Assembly can recommend measures for the peaceful adjustment of any situation. So let's see the basics of ICJ. So ICJ is the principal judicial organ of the United Nations. It was created in April 1946, and it is the successor to the Permanent Court of International Justice. Okay, so the first case, so you know that League of Nations was the predecessor of United Nations. So this during the League of Nations, Permanent Court of International Justice was there, and this ICJ is the successor organization to it. Okay, so the first case that ICJ got was in 1947 when UK went against Albania. Okay, so now let us see the next topic: kamikaze drones. So the kamikaze drones are in news because the US has supplied these drones to Ukraine to fight against Russia. So these are also called switchblade drones because they are generally drones supply missiles, or generally the conventional drones attack using missiles, but they do not get blasted themselves. Okay, but these kamikaze drones are basically suicide drones. They are unmanned aircraft. They flow directly to a tank or a group of troops which are the targets, and they because they are packed with explosives, they explode themselves in that area. Okay, so because they are very small in size, they are just 5.5 pounds, and so that's why they have the capability to go past traditional defenses. They are even difficult to detect on radar, and even you can program it to target humans without using the facial recognition technology, and you do not even need human intervention to guide the kamikaze drones. Okay, so apart from, of course, US, even Russia, China, Israel, Iran and Turkey have it. Okay, so the next topic is POSH Act. So Kerala High Court has recently asked the film industry to take steps to constitute a joint committee to deal with the cases of sexual harassment of women. So basically it has asked the film industry people to enforce the POSH Act provisions, which was passed by the parliament in 2013. So the POSH Act, of course, was passed in 2013, and it defines sexual harassment. So it basically enforced the
provisions which were or the guidelines of Vishakha judgment which were issued by the Supreme Court. So this POSH Act was basically giving a statutory form to the Vishakha guidelines. Okay, so what is the Vishakha case? So Vishakha guidelines were basically issued by the Supreme Court in a judgment in 1997 when a group of women rights group, one of which was of course Vishakha, they approached the Supreme Court in a case of Bhavari Devi gang rape. So she was from Rajasthan, and she tried to prevent the marriage of a 1-year-old girl, but in an act of revenge, she was gang raped. So in that Vishakha guidelines case, the Supreme Court issued some legally binding guidelines, and even it defined the sexual harassment, and it imposed key obligations on institutions. That is the prohibition. You have to prohibit sexual harassment, you have to prevent it, and you have to redress those cases by establishing a complaints committee. Okay, so basically this 2013 Act broadened these guidelines into a statutory form by passing a law, and it said that every employer must constitute an internal complaints committee and at each office or a branch with more than 10 or more than 10 employees. Okay, so it also protects not just the rights of working women working in that office, but also any women who is visiting that workplace. Okay, so there is this definition of sexual harassment, that is it would be any physical contact, any sexual favor, or remarks, showing pornography, or any unwelcome physical or verbal contact or non-verbal conduct of sexual nature would be considered as sexual harassment. Okay, so now let us see the next topic, which is State Election Commission. So Aam Aadmi Party has recently approached the Supreme Court, and it has accused the central government of interfering in the conduct of municipal corporation elections in Delhi. So the petition is saying that just when the State Election Commission of Delhi was trying to announce the elections of municipal corporation in April, for April, which is scheduled to be conducted in April, a communication was received from the Lieutenant Governor of Delhi to the State Election Commission, and the SEC, that is the State Election Commission, did not announce the elections. Instead, the reason was given that the government of India is intending to pass a legislation to merge the three municipal corporations of Delhi. Okay, so now the Aam Aadmi Party wants the Supreme Court to direct the State Election Commission to conduct elections in the state. So we do not need to go into the controversy, we just need to see what is this State Election Commission. So this State Election Commissions are have been entrusted with the responsibility of conducting free and fair elections to the local bodies in the state. As per Article 243K1, the State Election Commission conducts the elections to panchayats or local bodies, and these state election commissions are appointed by the governor. Okay, of course upon the advice of State Council of Ministers. But of course there is a difference, because in Delhi the Lieutenant Governor rules the roost, so that's why it is controlled by the government of India, of course, in most of the matters. That's why the State Election Commission is mostly controlled by the central government through the Lieutenant Governor. So under Article 243K2, the tenure, so there is a catch here, the tenure and appointment of State Election Commission is determined by the law which has been made by the relevant state legislature. So you know, that's why there is no uniformity of tenure and appointment of State Election Commission in several states, because every state has its own act. Okay, so but there is one uniformity, that these state election commissioner can only be removed in the same manner as that of a judge of High Court. Okay, so there are certain challenges to the functioning of State Election Commission, like they struggle to assert their independence because they do not have a broader mandate in the Constitution of India. So of course they cannot be removed from their office unlike that of a judge of High Court. But even this provision has been diluted in many cases, and they do not have uniform service conditions. Like I'm telling you, that every state has its own law. So there are some state election commissions are very powerful, some are not. Okay, because it depends upon the law that has been made by the relevant state legislature. So as a way forward, the Supreme Court asked the state governments that you should follow the rules of State Election Commission. In the Kishan Singh Tomar versus Municipal Corporation of Ahmedabad case, the Supreme Court said that the state government should follow the instructions of State Election Commission in the same manner that they followed the instructions of Election Commission during Assembly and Parliament polls.
Okay, so now let's see the next topic, which is line of credit to Sri Lanka. So India has recently extended $1 billion credit facility to Sri Lanka because the state of Sri Lanka is going through the worst foreign exchange crisis, and it is unable to procure the essential items from abroad, and that's why State Bank of India and government of Sri Lanka will enter into an agreement, and $1 billion will be forwarded to them in the form of a credit facility. So India has already, in 2022, India has already given them $1.4 billion of support. So $400 million were given in the form of a currency swap agreement, a loan of $500 million, which was supposed to be paid back to India. We deferred that loan. Okay, so a similar $0.5 billion line of credit was also given to Sri Lanka, so that at least they can import the fuel. Okay, so what is the currency swap agreement? So it's basically a loan that India will give to Sri Lanka in dollars, but when the Sri Lankan government have to repay that loan with interest, it will be repaid in Sri Lankan rupees. So what will happen is that Sri Lanka will get the US dollars through which they can import their oil and any essential item that they need from abroad, and without the need of losing their foreign exchange, they can repay that loan through the Sri Lankan rupee. Okay, why is it beneficial for them? Because they are getting this loan at a very soft conditions, and it will be much cheaper than borrowing from the market. Okay, so these were our topics for today, and we will not be having any class on Monday because of some reasons, and we will be having the class next on Tuesday. So we'll meet you then. Until then, goodbye and take care.